नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है। जिला अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की गई है। बैठक में हरिद्वार जिले के सभी अधिकारी भी मौजूद हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पहुंचे सीएम धामी विश्वविद्यालय के संस्कृत कार्यक्रम में सीएम धामी ने भाग लिया है। तो बैठक में हरिद्वार जिले के सभी अधिकारी भी मौजूद हैं। बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। विश्वविद्यालय के संस्कृत कार्यक्रम में सीएम धामी ने लिया भाग। तो जिला अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की गई है और बैठक में हरिद्वार जिले के सभी अधिकारी जो हैं वो भी मौजूद रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय भी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता इंतजार रजा। इंतजार, क्या कुछ अपडेट जो है वो अभी मिल पा रहा है सीएम पुष्कर सिंह धामी जो कि हरिद्वार दौरे पर हैं और बताया जा रहा है कि तमाम बैठकें भी वह कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज एक दिवसीय हरिद्वार दौरे पर यहाँ आए थे। तो उन्होंने सबसे पहले शांति कुंज और एक धार्मिक संस्था में एक कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया था और उसके बाद जो हरिद्वार के जिला अधिकारी और अन्य आला अधिकारी सभी के साथ समीक्षा बैठक की और सभी को दिशा निर्देश दिए और समस्या सुनी। सभी को कहा कि अपने ऑफिसों में एक एक दिन का ऐसे समय रखें ताकि लोगों की समस्या सुने और समय पर उनका निस्तारण किया जा सके। जी बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बताया ये जा रहा है कि विश्वविद्यालय के कई कार्यक्रमों में भी सीएम ने आज हिस्सा लिया है। किस तरीके के कार्यक्रम रहे? जी बिल्कुल, देखिए जो सांस्कृतिक कार्यक्रम थे और संस्कृत विश्वविद्यालय एक था तो हरिद्वार में उसके जो कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम था। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि जो भी चारधाम यात्रा और अन्य जो आने वाली कावड़ यात्रा है सभी को लेकर जो पानी है और अन्य जो सुरक्षा सुविधाएं सभी को मुहैया कराने के लिए जो अधिकारी है जिलाधिकारी और एसएसपी हरिद्वार सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री तरफ से। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देरी से आने वाले कर्मचारियों पर सरकार अब सख्त हो गई है। देरी से आने वाले कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की सख्ती के बाद शिकंजा कसा जा रहा है। उत्तराखंड सरकार की सख्ती के बाद प्रदेश के तमाम विभागों में कर्मचारियों के समय से कार्यालय आने के लेकर के शिकंजा कसना अब जाने लगा है। इसी कड़ी में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण कार्यालय की तरफ से देरी से आने वाले कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आईटीओ पर छापा मारने के बाद अब विभिन्न विभागों और निगमों के अधिकारी भी नींद से जगने लगे हैं। इसी कड़ी में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने भी देरी से आने वाले कर्मचारियों को जवाब तलब किया है। प्राधिकरण की तरफ से बकाया बायोमेट्रिक की सूचना सार्वजनिक करते हुए देरी से आने वाले कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं। नोटिस में साफ किया गया है कि कार्यालय समय पर नहीं आने वाले कर्मचारी अपना स्पष्टीकरण दें। संतोषजनक जवाब नहीं पाए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। ऐसी कार्रवाई केवल प्राधिकरण में ही नहीं हो रही बल्कि बाकी विभागों में भी अब बायोमेट्रिक हाजिरी के जरिए देरी से आने वाले कर्मचारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। खास बात यह है कि मुख्य सचिव की तरफ से भी विभागों से बायोमेट्रिक हाजिरी की डिटेल मांगी गई है जिससे देरी से आने वाले कर्मचारियों की जानकारी लेने की भी कोशिश की जा रही है ताकि ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से छापा मारकर आरटीओ को सस्पेंड किया था उसके बाद से तमाम विभाग अब सख्ती बरत रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आपको बता दें, हार्ट अटैक से 2 यात्रियों की मौत हो गई है। ठंड और ऑक्सीजन की कमी से बढ़ती है दिक्कतें काफी ज्यादा। अब तक 48 तीर्थ यात्रियों की मौत हो चुकी है। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को उच्च हिमालय क्षेत्रों में
हाइपोथर्मिया और ऑक्सीजन की कमी के कारण स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ रही हैं। अब तक यात्रा के दौरान 48 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है, जिसमें 46 की जान हार्ट अटैक और 2 की पहाड़ी से गिरने से हुई है। केदारनाथ यात्रा पर आए एक यात्री की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। कपाट खुलने के बाद से अभी तक यात्रा में 21 यात्रियों की मौत हो चुकी है। यमुनोत्री धाम में यात्रियों की मौत का आंकड़ा 16 तक पहुंच गया है, जिसमें 2 यात्रियों की मौत चोटिल होने से हुई है। वहीं गंगोत्री धाम यात्रा पर आए 4 तीर्थयात्रियों की हार्ट अटैक से मौत हुई है। चौदह जून तक केदारनाथ धाम के स्लॉट जो है वो फुल हो चुके हैं। अब तक 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन भी कर चुके हैं। 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन अब बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि बात करें तो श्रद्धालु भारी तादाद में वहां पहुंच रहे हैं। 25 मई तक के जो सभी स्लॉट हैं फिलहाल वह फुल हो चुके हैं। तीर्थयात्रियों की मुश्किलें जो है वो अब बढ़ गई हैं। 25 मई तक चूंकि सारे स्लॉट हैं उनको फुल कर दिया गया है। 25 मई तक बद्रीनाथ के स्लॉट जो हैं वो अब फुल हो गए हैं। 14 जून तक केदारनाथ धाम के स्लॉट फुल हो गए हैं। फिलहाल रजिस्ट्रेशन अब बंद हो गए हैं, क्योंकि स्लॉट जो है वो फुल हो गए हैं। अब तक 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बताया जा रहा है कि दर्शन कर चुके हैं। तो 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन को फिलहाल अभी बंद कर दिया गया है। सरकार ने 4 धाम यात्रा के लिए किए जा रहे पंजीकरण को 25 मई तक बंद कर दिया है। सरकार चारों धामों में श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित कर रही है, जिसके तहत 25 मई तक रजिस्ट्रेशन फुल होने के कारण नए पंजीकरण नहीं किए जा रहे हैं। वहीं रजिस्ट्रेशन नहीं होने से श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। 4 धाम में श्रद्धालुओं की व्यवस्था सुचारू करने के लिए प्रदेश सरकार ने चारों धामों में यात्रियों की संख्या निर्धारित की है। मई तक रजिस्ट्रेशन के स्लॉट फुल हो चुके हैं। वहीं यात्रियों को पंजीकरण नहीं मिलने से निराश होकर वापस लौटना भी पड़ सकता है। जिला पर्यटन अधिकारी सुरेश यादव का कहना है कि 25 मई तक बद्रीनाथ और 14 जून तक केदारनाथ धाम के स्लॉट फुल हो चुके हैं। अभी तक 7,07,000 से ज्यादा श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ में पहुंचे हैं, जहां 2,36,000 तीर्थयात्री बाबा केदार का आशीर्वाद भी ले चुके हैं। योग के लिए चुने गए 75 हेरिटेज स्थलों में केदारनाथ शामिल हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को केदारनाथ में योग शिविर का आयोजन होगा। केंद्र सरकार ने योग दिवस मनाने के लिए देश के जिन 75 हेरिटेज स्थलों का चयन किया, उनमें केदारनाथ भी शामिल है। योग दिवस पर प्रदेश सरकार का मुख्य कार्यक्रम ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन में होगा। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने सचिवालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर के बैठक की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी चिन्हित उन स्थानों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं भी की जाए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मुख्य कार्यक्रम स्थल में सभी व्यवस्थाओं के लिए सभी संबंधित विभाग पूरी तैयारी रखे। जिला प्रशासन पौड़ी को कार्यक्रम से संबंधित व्यवस्थाओं को समय पर पूर्ण करने के भी निर्देश दिए गए हैं। चंपावत उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चंपावत उपचुनाव को जीतने को लेकर बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त दिख रही है। अल्मोड़ा में एक कार्यक्रम में पहुंचे लोकसभा सांसद अजय टम्टा ने कहा कि सीएम धामी के चंपावत सीट से चुनाव लड़ने को लेकर वहां की जनता में काफी उत्साह है। सांसद ने कहा कि सीएम धामी को जीतने के लिए कांग्रेस के लोग भी बीजेपी के साथ खड़े हैं। सांसद टम्टा ने कहा कि प्रदेश में 2022 से पहले हुए चुनावों में कभी भी किसी दल की सरकार रिपीट नहीं हुई है, लेकिन धामी सरकार ने 6 महीने के भीतर प्रदेश में जो काम किए उसी का परिणाम रहा है कि बीजेपी ने न सिर्फ सरकार रिपीट की बल्कि मिथ्या को भी तोड़ा है। सांसद टम्टा ने कहा कि चंपावत उपचुनाव को बीजेपी रिकॉर्ड वोटों से जीतकर इतिहास बनाएगी।
और चंपावत विधानसभा के विकास की धारा आगे भी बढ़ेगी। चंपावत के चुनाव में मैं लगातार बना हूं और आज ही कल रात ही में आया हूं। मैं अभी चंपावत को निकलने वाला हूं, क्योंकि चंपावत विधानसभा के अंदर जो उत्साह वहां के लोगों के अंदर दिख रहा है और लगातार बहुत वरिष्ठ कांग्रेस के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। और उसके पीछे एक कारण है कि ऐसा मौका कोई नहीं खोना चाहता कि वो अपना मतदान मुख्यमंत्री जी के पक्ष में दे। वो अपने मतदान को मुख्यमंत्री जी के पक्ष में देना चाहते हैं। और 6-6.5 महीने के कालखंड के अंदर पुष्कर धामी सरकार ने मोदी जी के सहयोग के माध्यम से, मोदी जी की योजनाओं को आगे बढ़ाने के माध्यम से जो विकास कार्य किए, उसका प्रतिफल है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर कभी भी सरकार रिपीट नहीं हुई। और चुनाव का प्रबंध समिति का संयोजक होने के नाते से मैं कह सकता हूं कि पहली बार राज्य बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रिपीट हुई और बहुत सारी मिथ्याएं भी टूटी, और उस रिकॉर्ड को भी हमारी सरकार तोड़ेगी और अधिकतम वोटों से इतिहास बना करके चंपावत की जनता पुष्कर सिंह धामी जी को अपना मुख्यमंत्री और विधायक बना करके मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर भी एक पहली बार हमारे युवा चेहरे को आगे आने का अवसर मिलेगा। हमारी विकास की धारा आगे बढ़ेगी। चंपावत के चुनाव में मैं लगातार उत्तराखंड के चारों धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के साथ ही हेमकुंड साहिब में भी 24 घंटे बिजली मुहैया कराने की सरकार ने कवायद तेज कर दी है। चारों धामों में इन दिनों भारी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। वहीं हेमकुंड साहिब के कपाट 22 मई को खुलेंगे और हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हो जाएगी। ट्रांसमिशन से बिजली सप्लाई के साथ ही सोलर और जनरेटर को भी विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी धामों में बिजली की निर्बाध आपूर्ति की जाए। साथ ही यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार की माने तो सभी धामों को निर्बाध बिजली सप्लाई कराई जाए। साथ ही व्यवस्था भी कर दी गई है। लगभग वर्तमान में विद्युत व्यवस्था बेहतर है और पहले जो विद्युत की शॉर्टेज हो रही थी थोड़ा इम्प्रूव हुआ। मौसम भी थोड़ा सा कम टेम्परेचर होने की वजह से रिक्वायरमेंट कम हुई है। साथ साथ विद्युत की जो मांग है वो खपत की तुलना मांग घटी है और उसमें एनर्जी प्रोडक्शन में ग्रोथ आया है। जिस तरह से 4 धाम यात्रा चल रही है, हेमकुंड साहिब के कपाट भी खुलने वाले, धामों में किस तरह की व्यवस्था की गई है? विद्युत व्यवस्था 5 धामों में सुचारू रूप से पहुंचा दी गई है और जो बर्फ के दौरान जो खराब लाइनें हो जाती हैं उनको सबको बेहतर करके टूट फूट को ठीक करके चालू कर दिया गया और सारे धामों में इस समय विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है। यद्यपि आप सभी को मालूम है कि 5 धाम जो हैं बहुत टफ टेराइन एरिया से होकर के बिजली गुजरती है, तो उनको मेंटेन करने में थोड़ी दिक्कत आती है आंधी तूफान के दौरान। लेकिन फिर भी हम लोग पूरे प्रयासरत हैं कि विद्युत आपूर्ति लगातार सुचारू रूप से चलती है। जिस तरह से कट भी कभी कभी होता है, तो पावर कट ना हो तो उसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? पावर कट ना हो इसके लिए जरूरत पड़ने पर हम लोग डे एहेड या टर्म एहेड पे कुछ न कुछ विद्युत परचेज कर लेते हैं ग्रिड से और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से, और उसके आधार पर जो रिक्वायरमेंट के आधार से विद्युत आपूर्ति करते हैं। 5 धामों में भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है जिससे पावर कट ना हो? हाँ बिल्कुल, हर धाम में वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं कि केदारनाथ धाम में उरेडा से विद्युत आपूर्ति की जा रही है। उनके SHP स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट जो लगे हुए हैं 100 मेगावाट के 2 प्रोजेक्ट, 100 किलोवाट के 2 प्रोजेक्ट, उनसे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। जनरेटर की व्यवस्था की गई है और साथ साथ ग्रिड से जब सप्लाई जो आपूर्ति होती है उनकी भी से उसकी भी आपूर्ति की जा रही है। ये चारों धामों में व्यवस्था की गई? यस, ये चारों धामों में व्यवस्था की गई है कि जनरेटर और बिजली की जो ग्रिड से व्यवस्था है वो चलती है। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति NIP 2020-21वीं सदी और की स्वर्णिम भारत की आधारशिला होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि NEP 2020 देश को खड़ा करने का काम करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि देश दुनिया के सभी बड़े विश्वविद्यालयों ने ये माना है कि NEP 2020 राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा नीति है, वह पूरी दुनिया में गेम चेंजर का काम करेगी। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से छात्र छात्राओं को खेल कूद के साथ
मानसिक शैक्षणिक स्तर को ही नहीं बढ़ाए बल्कि तमाम क्षेत्रों में युवाओं को सोच और क्षमता, इसके साथ ही कौशल को भी विकसित करेगा। शिक्षा पूरे देश में लागू होनी चाहिए, इसको लेकर लगातार जो NEP 2020 आई है वो 21वीं सदी के स्वर्णिम भारत की आधारशिला होगी। NEP 2020 न केवल देश को खड़ा करेगी, अभी दुनिया के तमाम शीर्ष विश्वविद्यालय, चाहे कैम्ब्रिज हो, चाहे हार्वर्ड हो, चाहे ऑक्सफोर्ड हो, सभी विश्वविद्यालयों ने लगभग ये माना है कि ये जो NEP 2020 हमने नई नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है, वो पूरी दुनिया में गेम चेंजर का काम करेगी। वो मातृशिक्षा, मातृभाषा की शिक्षण से शुरू होगी, वोकेशनल वो भी क्लास 6 से शुरू होगी प्रैक्टिकल के साथ, और शोध और अनुसंधान की जाएगी। 12+2 को खत्म कर दिया, अब 5+3+3+4 होगा, जो शैक्षणिक स्तर को ही नहीं बढ़ाएगा बल्कि तमाम क्षेत्रों में जो युवा है उसको पूरा मैदान भी देगा दौड़ने के लिए, सोच की क्षमता भी बढ़ाएगा और उसके कौशल को भी विकसित करेगा। शोध और अनुसंधान की दिशा में और तकनीकी प्रौद्योगिकी की दिशा में भी ये देश सशक्त होगा। ऐसी नीति आई है तो सब लोगों की है, पूरा देश एक हो गया है। देखिए कई बार क्या होता है, इस समय कोरोना काल था और परिस्थितियाँ ये थी कि जो सांसद निधि थी उसको भी, विधायक निधि हो चाहे सांसद निधि हो, उसको भी ये किया कि भाई अन्य कामों में वो किया। तो हो सकता है कि ये गांव चयनित होने के बाद भी उसमें व्यवस्थित वो नहीं हुआ, वो कोई बड़ी बात नहीं है, चयनित होंगे गांव, लेकिन जितना काम हुआ है पिछले 50 साल में का काम है। चंपावत चुनाव में हमारे मुख्यमंत्री वहाँ एक तरफा जीत की ओर है और स्वाभाविक है कि वहाँ के लोग बहुत ही उत्सुक है, उत्साही हैं। उनको जीत केवल तिथि की प्रतीक्षा है और रिजल्ट की प्रतीक्षा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर बीजेपी सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम के रूप में मनाने जा रही है। इस विषय में पार्टी ने 30 मई से 15 जून तक कार्यक्रम निर्धारित कर दिए हैं। तय कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने बताया कि कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल के संयोजन में प्रदेश स्तरीय समिति का गठन भी किया गया है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश और प्रदेशाध्यक्ष मदन कौशिक के मार्गदर्शन में संचालित होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुफ्त टीकाकरण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, आयुष्मान भारत योजना, हर घर नल से जल योजना जैसी दर्जनों कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हुए अधिक से अधिक लाभान्वित और जरूरतमंद लोगों को इन कार्यक्रमों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 8 वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़ा मना रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के निर्देश पर यह पखवाड़ा 30 मई से प्रारंभ होगा और उत्तराखंड सहित पूरे देश में सभी प्रदेशों में मनाया जाएगा। प्रदेशों के साथ ही इससे जुड़े कार्यक्रम सभी जिलों में बूथ स्तर तक आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में किसान, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सहित समाज के विभिन्न वर्गों के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे कार्यों के बारे में जनता को जानकारी दी जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर हुए कार्यों के अलावा प्रदेश स्तर पर भी जो कार्य हुए हैं उनके बारे में भी जनता को विस्तार से अवगत कराया जाएगा। सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की कार्य पदोन्नति में सुधार की कवायद तेज होने लगी। लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में देहरादून आरटीओ में छापेमारी कर आरटीओ को निलंबित भी कर दिया है, जिसके बाद शासन से लेकर प्रदेश के हर सरकारी महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।
पुलिसकर्मियों के तय समय में कार्यक्रम में पहुंचने को लेकर के उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि पुलिस के तमाम अधिकारियों को पहले से ही निर्देशित किया गया है, सुबह 10 से शाम 6 बजे तक आपको पुलिस मुख्यालय में अनिवार्य रूप से मौजूद रहना होगा। इसके साथ ही जिले में एसएसपी कार्यालयों में भी सुबह 10 से शाम 5 बजे तक अगर कोई आपातकालीन स्थिति नहीं होती है तो पुलिस कप्तानों को बैठना जरूर होगा। इन नियमों का पालन नहीं करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। मसूरी एसडीएम नरेश दुर्गापाल ने एसडीएम कार्यालय में मसूरी में पर्यटन सीजन की तैयारियां व पूर्व में दिए गए उच्च अधिकारियों को दिशा निर्देश के अनुपालन को लेकर के समीक्षा बैठक की गई, जिसमें उन्होंने जल निगम के अधिकारियों को पेयजल लाइनें डालने से भी धीमी गति से सड़क निर्माण किए जाने को लेकर के भी जमकर फटकार लगाए। इस मौके पर उन्होंने लोक निर्माण विभाग को भी सड़कें को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को माल रोड पर लगे एंटीक पोलो और हवाधरों से स्पा और अन्य एडवांसमेंट को तत्काल हटाने के लिए भी दिए गए हैं। विद्युत विभाग और टेलीकॉम कंपनियों को 15 दिन के भीतर मॉल रोड के सभी झूलती हुई तारों को भी हटाने के सख्त दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि लगातार उच्च अधिकारियों और कैबिनेट मंत्रियों के निर्देश पर माल रोड का सौंदर्यीकरण करने का काम किया जा रहा है। वह जल्द माल रोड को तोड़कर 6 से 8 इंच डाउन कर निर्माण का काम पूरा कर दिया जाएगा। हाँ, जो मसूरी में माल रोड के सौंदर्यीकरण को लेकर के समय समय पर शासन स्तर पर जो बैठकें हुई है, उनमें जो निर्देश प्राप्त हुए उनमें डिफरेंट डिपार्टमेंट जो थे उनको अपने अपने हिस्से का काम करना था समय से। चूँकि इसमें कल फिर एक बैठक होनी है शासन स्तर पर, तो इनमें से जो जो काम हो चुके हैं उनको रिव्यू किया गया कि कितने काम पूरे हो गए, कितने अभी अधूरे हैं और कितने टाइम बाउंड के अंदर किए जाने हैं। तो इसमें जो स्टेट डिपार्टमेंट हैं, जल निगम था, जल संस्थान है, विद्युत विभाग है, केबल डिपार्टमेंट है, नगर पालिका है, प्रशासन है, पुलिस है, इन सबको टास्क दिए गए थे, उन्हीं को रिव्यू किया गया है और ये टाइमली इन सब कामों को पूरे करने के, ताकि माल रोड का सौंदर्यीकरण का कार्य स्टार्ट होने से पहले जो यूटिलिटी शिफ्टिंग और अदर वर्क्स हैं ये को कंप्लीट हो जाए। मसूरी जो पेयजल योजना है उसकी लेइंग का काम तो हो गया, बट जो सड़कें खोदी गई हैं उनको हम उतनी तेजी से ठीक नहीं कर पाए संबंधित विभाग। कारण क्या है कि उन्होंने जो डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्टर रखे हैं, उसने सब कॉन्ट्रैक्टर रखे हैं, उसने पेटी कॉन्ट्रैक्टर रखे हैं, वो एक तरीके से बहुत स्लो वर्क है। तो उसमें मैंने एक्शन साहब को आज बुलाया और उनके डिपार्टमेंट को कहा कि आप यहीं पर परमानेंट विजिट करके इन सड़कों को दुरुस्त कराएं, इसलिए उनको थोड़ा सा डिपार्टमेंट को इस पर सख्ती से कहा गया है। माल रोड में रिक्शा भी एक चैलेंज हो गया, उसके लिए आप लगातार योजना बना रहे हैं, तो क्या मानते हैं रिक्शा को समायोजित करने के लिए कोई ठोस योजना? हाँ, एक्चुअली माल रोड में जो रिक्शे हैं, जो बहुत पुराना इनका संघ है, मजदूर संघ, इनकी तरफ से बहुत पहले एक प्रपोजल था कि हमें रिहेबिलिट कर दिया जाए, हम कुछ लोग इस काम को छोड़ना चाहते हैं। तो इनकी संख्या 121 है, जिसमें से लगभग अगर 50% लोग इस काम को छोड़ते हैं तो फिर माल रोड में रिक्शों की संख्या 50 के आसपास रह जाएगी। बाकी लोगों को नगर पालिका की तरफ से अगर कुछ रिहेबिलिट करना या कुछ और उनको वन टाइम कंपनसेशन देने की कोई बात होती है, उनकी तरफ से मांग आती है, तो बोर्ड विचार करेगा। अगर ये ठीक ठाक प्रपोजल हुआ तो इस पर आगे बढ़ा जा सकता है। जिस तरह से माननीय मंत्री जी का पूरा फोकस है यहाँ पर, वहीं पर आज एसडीएम साहब ने यहाँ पर जो है अधिकारियों की बैठक ली है और जो उनके द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया था उसका रिव्यू लिया गया है कि क्या काम होने हैं। और कई जगह से जो शिकायत आ रही थी, चाहे वो जल निगम की ओर से हो चाहे नगर पालिका की ओर से, उस पर जो है उनको निर्देशित किया गया है एसडीएम साहब द्वारा कि इनको जो है तुरंत ठीक किया जाए। कई रोडें खुदी भी थी, उनको भी कहा गया है कि उनको जो है ठीक किया जाए। और हमने भी निवेदन किया है कि अभी बरसात से पहले जो काम नहीं हो रहे हैं, कम से कम उसकी प्लानिंग हो। माल रोड जब बने तो पूरी तैयारी के साथ बने, ऐसा ना हो कि हम माल रोड बनाएं और दूसरे दिन वो खुद जाए। तो निश्चित ही अब जो काम होगा पूरी प्लानिंग के साथ होगा। और एसडीएम साहब इसमें आपने देखा होगा किस तरह से दिन रात मेहनत करके इसको ठीक करने की व्यवस्था कर रहे हैं। और माननीय मंत्री जी पूरा रोज जो है इसका जो है फोकस में है कि जो है मसूरी को कैसे बेहतर बनाए। हाँ, जो मसूरी और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।